सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं प्रसन्न अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे। बी फॉर बायोलॉजी। सो यार, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जो हर साल पेपर में कितना वेटेज रहता है किस यूनिट का, आज जल्दी से उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी और नोटबुक निकाल लो, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं उसको नोट करते जाओ, ठीक है। ये बहुत ही आप के लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपलाइज कर दिया है कि आप होता है कि बच्चे कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, किसी यूनिट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आज जैसा मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। सो जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास 10 से 11 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्लास 11 का भी होगा, क्लास 12 का भी होगा। तो क्लास 11 से अगर हम शुरू करें तो पहली जो हमारी यूनिट है, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में अगर पहली यूनिट में देखें तो उसका वेटेज जो होता है, जरा देखो इस पे इधर वाल कि 14%, मतलब पूरे पेपर का 14% सवाल जो बनता है वो इसी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड से बनता है, ठीक है। अगला वेटेज अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, ये हमारी सेकंड यूनिट हो जाती है। इसमें से जो आता है लगभग 5%। 5% का मतलब ये नहीं है कि बहुत कम है, ये 5% भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल आपको इन दोनों चैप्टर में जो ज्यादा ध्यान देना है या इन दोनों यूनिट में जो ज्यादा ध्यान देना है वो आपको पहली यूनिट पे ध्यान देना है। आ जाते हैं अपनी थर्ड यूनिट पे, सर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसी को बोलते हैं सिंपली साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में देखते हो तो 9% का वेटेज होता है। तो जरा देख लो कि सेकंड हाईएस्ट जो है वो कौन है, क्लास 11 में जो हमारी थर्ड यूनिट है, ठीक है, साइटोलॉजी, वहां पर से ये 9% का आ रहा है। अगला जो है जो चौथी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत सारे बच्चे रोया करते हैं, नहीं प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, यहां से बहुत सवाल उठते हैं, तो थोड़ा सा काम डाउन, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में मैंने वेटेज रखा है मात्र 6% है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, साथ साथ में प्लांट फिजियोलॉजी को जब मिलाओगे देन ऑल ओवर 11% यहाँ पर बन रहा है। और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड अनलोन 14% तक बना डाल दी, 14% से वहीं से आपको मिल जाता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। भैया प्लांट फिजियोलॉजी में तो मैंने बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20% का वेटेज सिर्फ यही ले जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर हैं ऑल ओवर, ठीक है। अब इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है वो इसकी मैं बात नहीं करता, आपको यहाँ पर सातों के सातों पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन बच्चा इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों ने अभी तक बहुत ज्यादा टॉपिक कवर नहीं करे उनके लिए मैं गोल्डन टॉपिक्स लेकर आया हूँ, ठीक है, कि एंड में आप कौन से टॉपिक्स को बहुत ज्यादा फोकस करो कि आपके अच्छे खासे मार्क्स आप गेन कर लो उसमें, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। मैंने लेसन्स के साथ साथ टॉपिक भी बताए हैं कि किन टॉपिक पे आप ज्यादा ध्यान दो और कहां से आप नंबर ज्यादा गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास 11 की लास्ट यूनिट थी, आपको उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, 20% वेटेज है यहाँ पर से, ठीक है। क्लास 12 में देख लो तो पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, 4 चैप्टर इसी में से है। और जो इनमें से 4 चैप्टर हैं, ठीक है, इन 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर तो इसमें से मस्ट हैं। एक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। यहाँ पर तो आपको बहुत ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लगभग यहां से बन जाते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है 9% का वेटेज लेके जाती है अकेले। 4 चैप्टर हैं, ठीक है, ध्यान देना है क्योंकि पहला चैप्टर तो एकदम फुस है, कुछ नहीं उसमें पढ़ना। जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा आपको सिर्फ डेटाबेस अकाउंट याद करना पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो बातें होती हैं वो आपको मिल जाती है कहां पर, बीच के 2 चैप्टर्स में। नाम क्या था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा क्या था, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो रिप्रोडक्शन यूनिट ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9% का वेटेज लेके जा रही है। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है उसका नाम है भैया जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ठीक है। 14% का वेटेज है, यहाँ पर इसको हल्के में मत लीजिएगा। और बहुत ही आसान यूनिट है, आसान बोल रहे हो क्योंकि आसान रियलिटी में है। आप लोग बहुत ज्यादा उसको हाइपर ले लेते हो। थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो, अपनी बुक्स को प्रॉपरली रीड करो तो ये बातें बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती हैं और सब क्या लगता है, नॉर्मल नॉर्मल रखता है, ठीक है। तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पे आपको ज्यादा ध्यान दें क्योंकि 14% का वेटेज यहाँ पर से, ठीक है। इसके बाद जो अगली यूनिट है, ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में अगर आप देखो तो 9% का वेटेज लेके जा रही है ये अकेले। जैसे वहां पर साइटोलॉजी थी वैसे यहाँ पर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है। इसके बाद जो अगली यूनिट है हमारी, ठीक है, उसमें जनरली बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन की बात है, ठीक है। जो यूनिट हमारी 9th है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी पे भी बहुत ज्यादा बच्चे उसको हवा बना लेते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा टफ नहीं है बायोटेक्नोलॉजी, उसकी एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ डेटाबेस अकाउंट है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करते हैं या
जीनोमिक्स की बात करते हैं तो वो थोड़ी सी बातें वहां पर आ जाती हैं, थोड़ी सी आपको टिपिकल लगती हैं, लेकिन अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा होगा तो वो बातें भी आपको टिपिकल नहीं लगेंगी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन से मात्र 6% का ही वेटेज रहता है। तो मैंने यहाँ पर पूरी वेटेज की लिस्ट बना के रखी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, आखिरी जो यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट मात्र 6% की है, ये भी ठीक है मात्र 6% की है। इसके अलावा भी कुछ यूनिट के अलावा भी सवाल कभी कभी उड़ जाते हैं आपकी जनरल नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, तो वहां पर से भी मैंने 2% छोड़ दिया है। ठीक है, तो वहां से भी आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपके इन्वायरमेंट में रेगुलर, ठीक है, डेली लाइफ में क्या चल रहा है, एक दो सवाल वहां से भी उठ जाते हैं, इसलिए 2% मैंने वहां से छोड़ रखा है। ठीक है, हाँ तो मेरे जवानों, आप लोगों के लिए ये गोल्डन टॉपिक्स हैं, गोल्डन टॉपिक्स उनके चैप्टर के साथ। जिसने भी अभी तक बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है वो अगर इन चैप्टर्स को, जो मैंने चैप्टर के साथ में देखो मैं टॉपिक भी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो नोटबुक अपनी अपने साथ रखना पेन के साथ। ठीक है, तो अगर आपने ये टॉपिक्स पे ध्यान दे लिया एंड में, तब भी आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो हो सकता है बच्चों ने मैक्सिमम प्रिपेयर करके रखा हो, लेकिन ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और उसके लिए भी इंपॉर्टेंट जिसने सब कुछ पढ़ के रखा है। ठीक है, तो पहले यूनिट पे आ जाते हैं। पहली यूनिट जो है लिविंग वर्ल्ड से। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड से दो चीजों को काफी ज्यादा ध्यान देने वाला है। ठीक है, लिख रखा है यहाँ पर, एक नॉमेनक्लेचर हो गया, दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड्स हो गया। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी ज्यादा ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, अगर आपको इसका लेक्चर नहीं मिला अभी तक, आप अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वीडियोस यहाँ पर लिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर भी आपके लिए लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, अगला जो है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा आपको पूरी अच्छे से तैयार होना चाहिए, किंगडम फंजाई अच्छे से याद होना चाहिए, और साथ साथ में माइकोराइजा भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, माइकोराइजा भी यहाँ पर ऐड है, तो माइकोराइजा मैंने उसमें एडिशनल लगा दिया है। ठीक है, तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा और फंजाई को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देन अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे, तो प्लांट किंगडम में आपको सिर्फ टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक आपको मस्ट हैं, ये आने चाहिए, क्योंकि हर बार सवाल 2 या 3 सवाल इनके कैरेक्टरिस्टिक से मिल जाता है। लास्ट ईयर भी एक सवाल इसी में से मिला था प्लांट किंगडम से, और इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि प्लांट किंगडम से टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक से सवाल बनने के। ठीक है, अगला आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस चैप्टर इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के लिए मैंने अलग बना दिया और एनिमल के लिए मैंने अलग बना दिया। प्लांट की अगर बात करेंगे तो रूट लीफ की एनाटॉमी पढ़ लेना, और अगर ज्यादा हो तो स्टेम्स के मॉडिफिकेशन। ठीक है, स्टेम्स के मॉडिफिकेशन इनको भी आप प्रिपेयर कर लेना। और साथ साथ में अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज पे ध्यान दे लेना। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने प्लांट के लिए सेपरेट और एनिमल के लिए दोनों के लिए यहाँ पे मैंने सेपरेट करके दिया था। ठीक है, साइटोलॉजी की अगर हम बात करेंगे सेल में, तो माइकोप्लाज्मा मींस पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होने चाहिए, और साथ साथ में इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, या इनको प्लांट किंगडम का जोकर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये वीडियो भी पड़ी हुई है यहाँ पर, आप आसानी इसको देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम हो गया, राइबोसोम है, और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स, और मैंने जो कंट्रोल सेंटर था सेल की, इसकी तो बात करी, लेकिन इसके साथ साथ जो सेल डिवीजन है, और सेल डिवीजन में मैं बता दूं कि सेल डिवीजन में जो मियोसिस है उसको, और मियोसिस में बता दूं कि मियोसिस में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वहां से सवाल ज्यादा आते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मियोसिस का जो प्रोफेज फर्स्ट है उसको भी फिर सब पार्ट पे बांट देते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, आप सभी को पता होगा। तो यहां से सवाल बन जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्रामेटिकल पोर्शन होता है मियोसिस का, इसीलिए प्रोफेज फर्स्ट से सवाल मैक्सिमम बनते हैं, और जो कुछ भी मॉडिफिकेशंस होने होते हैं क्रोमोसोम में वो इसी फेज में हो जाते हैं, इसीलिए मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लीज भूलना मत, पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, इसके अलावा जो हिस्टोलॉजी प्लांट की है, एनिमल की टिश्यूज की बात करनी है, तो ये आपके लिए पूरा मैंने बता रखा है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। और साथ साथ में एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में मैं कुछ भी अलग नहीं करने वाला हूं। 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं, इसके लिए मैं कोई भी टॉपिक नहीं बताऊंगा, ये मस्ट है। 20% का वेटेज है इस यूनिट से, तो प्लीज बच्चा लोग इसको पूरे की पूरी तैयार कर लेना, मतलब एकदम पोस्टमार्टम कर लेना अपनी किताब का। ठीक है, कोई भी टॉपिक यहाँ पर से छूटा हुआ ना रह जाए। ठीक है, सो आप लोगों के लिए एक टास्क है कि भैया एनिमल फिजियोलॉजी तो आपको पूरी की पूरी पढ़नी ही है। जंप करके आ जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी पे। तो प्लांट फिजियोलॉजी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा C3 साइकिल के बारे में,
C4 साइकिल के बारे में, ठीक है। इनके और भी जो 2 नाम हैं, ठीक है, वो नाम को भी भूलना मत, ठीक है। C4 साइकिल की जो लीव्स होती हैं उसमें एक एनाटॉमी पाई जाती है, उसको बोलते हैं क्रांस एनाटॉमी। तो ये भी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो क्रांस एनाटॉमी भी मत भूलना, ठीक है। बाकी रिस्पायरेशन में जो प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रिस्पायरेशन, जनरली एरोबिक रिस्पिरेशन आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। इसके अलावा जो प्लांट डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म भी आपको पता होना चाहिए। वर्नलाइजेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव फोर्स थ्योरी डिक्सन एंड जॉली की दी हुई, इसके बारे में भी आपको पता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो यही है, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव फोर्स थ्योरी जो है डिक्सन जॉली की दी हुई, तो ये आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्लांट में वाटर का मूवमेंट होता है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट एंड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, तो ये भी आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। इसीलिए मैं बच्चा यहाँ पर आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, चैप्टर के साथ साथ मैं टॉपिक भी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि कुछ ना कुछ तो मेरे बच्चों का भला हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पूरी तरह से अवेयर कर दे रहा हूँ कि भैया टॉपिक कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं छूटेगा, क्योंकि भैया सारी चीजें ध्यान से पढ़ के जानी है। अगला है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में, बता देते हैं जरा इसमें हम। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, ये 3 नाम एक ही हैं, ठीक है। ज्यादा उस पर मतलब फोकस मत करना, 3 नाम एक ही हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बोले तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम में होता है, तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ इसके बड़े बड़े से टॉपिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन, ठीक है, टैपेटम के फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर से भी सवाल आ जाते हैं। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कि उसके ऊपर एक्साइन होती है, एंटाइन होती है, ठीक है। और साथ साथ में कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो भी, कि सिनर्जिड रहती है या नहीं रहती है, एग सेल किसमें बदल जाती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस किसमें बदल जाता है, ठीक है, किसमें कितनी सिनर्जिड होती हैं, किसमें कितनी एंटीपोडल्स होती हैं, ठीक है। तो ये बातें भी आपको पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए। इनके अलावा इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, मैं शॉर्ट नोट के तौर पे, जैसे कि पॉलीम्ब्रियोनी, पता होगा पॉलीम्ब्रियोनी के बारे में, लीवेनहॉक ने इसको सबसे पहले सिट्रस प्लांट में डिस्कवर करा था, तो ये बातें आपको, और पॉलीम्ब्रियोनी के टाइप भी आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ पार्थिनोकार्पी है, पार्थिनोजेनेसिस है, इसके अलावा होमोगैमी है, क्लिस्टोगैमी है, ठीक है, कैस्मोगैमस फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ठीक है। तो ये सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, और पॉलिनेशन भी आपका इसका मतलब प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। अगला आ जाते हैं रिप्रोडक्शन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल में आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। फिर इसके बाद एवोल्यूशन पे आ जाते हैं, तो डार्विन बाबा को भूलना मत भूलना, ठीक है, इनको पढ़ना मत भूलना, और साथ साथ में जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, ठीक है, वो भी पढ़ना मत भूलना, ठीक है। तो ये 2 बातें एवोल्यूशन से थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई होप आपका ये चैप्टर पहले से कवर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैंने 2 इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जहां पर से कवरेज जो क्वेश्चन की होती है वो ज्यादा होती है। तो डार्विन बाबा के बारे में, ठीक है, डार्विन की पूरी थ्योरी आपको नेचुरल सिलेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एवोल्यूशन की है, ये भी आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आ जाए, तो देखो पिछली बार यहाँ से 5 सवाल आए थे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पिछली बार यहाँ से 5 सवाल आए थे। वो 5 सवाल कैसे बन गए थे, वो 5 सवाल कुछ ऐसे बने थे कि लैक्टोबैसिलस लैक्टाई किसके काम आता है, क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो मिल्क की शुगर होती है, ठीक है, इसको बदलता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, मींस लैक्टोज का कन्वर्जन किसमें कर रहा है, लैक्टिक एसिड में। तो इस बिहाफ पे सवाल मींस मैचिंग वाले सवाल आ गए थे कि प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शर्मनी किस काम आता है, ठीक है, या फलाना फलाना बियर या फलाना फलाना मतलब जो भी ड्रिंक है वो किससे बनती है, ठीक है। और साथ साथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरह से इनोकुलम का फॉर्मेशन होता है या इनोकुलम क्या होता है। तो ये सारी बातें 5 सवाल मींस 20 नंबर उठा ले गया ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है, कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने करी थी, कहाँ से हो गई थी, ठीक है, इसका क्या क्या मतलब। तो आपको ये माइक्रोब्स के नाम, ठीक है, ये सीधा सीधा माइक्रोब्स के एग्जाम्पल और उनके क्या फंक्शन है ये आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको मतलब जितने भी मेथड्स हैं कि मतलब जीन ट्रांसफर के जो मेथड है, एनिमल में क्या है, प्लांट में क्या है, साथ साथ में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और इसकी एप्लीकेशंस क्या, इनको कहाँ कहाँ पर अप्लाई करा जा
करा जाता है और उससे क्या क्या फायदे हुए, तो बायोटेक्नोलॉजी को भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आइए आपने ये टॉपिक कवर करा होगा, नहीं करा है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके सामने बोल दिए हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो मेरे राजदारों अब आ जाते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे। यहाँ पर से दो बातें आपको पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए। पहला जो है एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, और साथ साथ इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो भैया जो पिरामिड्स थे उन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो बातें बस इकोलॉजी और एनवायरमेंट से आप ले लोगे, मींस इकोलॉजिकल इश्यूज और साथ साथ में इकोलॉजिकल या पिरामिड, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज साथ साथ में इकोलॉजिकल पिरामिड लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो छटपट करके, ठीक है। आखिरी जो बचा है चैप्टर बचा है जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सवाल यहाँ पर से भी उठ जाते हैं। तो टॉपिक मैं बता के जा रहा हूँ, तैयार करना ये आपकी जिम्मेदारी है। पहला तो आपको मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। हाँ माना कि बहुत ईजी है, लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, लिख दिया है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। इसके बाद लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर आपने मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की, ठीक है, पैकेटिन स्टेज में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी जेनेटिक्स में एक बार यहां पर आता है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, लिंकेज क्या है, लिंकेज का पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो लिंकेज के जो पुराने नाम है वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में लिंकेज को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ डिस्कवर किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टीएच मॉर्गन की बात होती है, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात होती है तो क्रॉसिंग ओवर की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कपलिंग एंड रिपल्सन की बात होती है तो यही इसके पुराने नाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, फिनाइलकेटोन्यूरिया हो गया, एल्केप्टोन्यूरिया हो गया, इसके अलावा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनीफेटर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, तो जो भी ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, जितने भी सिंड्रोम है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, इन सब के बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर बोल दिया, सबके नाम नहीं लिखा है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि जितने भी डिसऑर्डर्स आपकी एनसीईआरटी में हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें को डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस के ही एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो ये भी आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, मेनली ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा लैक ओपेरॉन मॉडल जो है, ठीक है, लैक्टोज ओपेरॉन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, मतलब एक तरह से जीन की जो फंक्शनिंग है वो कैसे करी जाए तो वो लैक ओपेरॉन मॉडल से ही करी जाती है कि जीन कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको लैक ओपेरॉन पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो गया, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर से है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपके टीचर ने आपको वहां पर बताया होगा, अभी हमारे पास टाइम नहीं क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पर टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं और वेटेज का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बस इसको खत्म करते हैं। और इसके अलावा जाने से पहले ट्रांसलेशन, आप सभी को पता होगा कि आरएनए से प्रोटीन का बनना इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन मींस डीएनए से आरएनए का बनना इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, तो मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट्स ये भी आपको पता होना चाहिए। और आखिरी में जो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल है कि कैसे डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से मिलने के बाद न्यूक्लियोसोम है, सोलेनॉइड है, स्कैफोल्ड है, क्रोमैटिड है, क्रोमोसोम है, बनता है। ये मॉडल भी आपको पता होने चाहिए। और कौन से स्टेप में कितनी कवरिंग हो रही थी डीएनए की, ये बात भी आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर मॉडल आपके लिए बोल दिया है, ठीक है। सो बच्चा लोग चकदे फड्डे, ठीक है, अच्छे से करके आना। मैं आपको यहाँ पर पूरा इसीलिए बता के आ गया हूँ कि मेरे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना होनी चाहिए पेपर में। पेपर से पहले आपका प्रिपेयर होगा तो आसानी से आप उसको फेस कर पाओगे, क्योंकि मैंने बोला था एक बार अगर आपने ठान लिया कि वो रैंक हमारी है तो वो मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए। सो बच्चा लोग मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन चक दे फड्डे।